हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का चैप्टर है कैसे लिखे कहानी लेकर आई हूँ। आज पढ़ते हैं कथानक में द्वंद्व का क्या योगदान है। पहले भी ये द्वंद्व शब्द आया है। द्वंद्व का मतलब टकराहट है, बाधा है, रुकावट है। कथानक में मूलभूत तत्वों में द्वंद्व का विशेष महत्व है। ये द्वंद्व में द हलंत है, इसके नीचे वह है, दूसरे द के नीचे भी वह है, द्वंद्व। क्योंकि द्वंद्व ही कथानक को गति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए दो आदमियों के बीच किसी बात को लेकर के कोई सहमति है तो उनके बीच कोई द्वंद्व नहीं होगा, कोई टकराव नहीं होगा। इसका अभिप्राय ये हुआ कि बातचीत खत्म होगी, उनकी आगे नहीं बढ़ सकती। द्वंद्व दो विरोधी तत्वों के बीच टकराहट, किसी खोज में आने वाली बाधा, अंतर्द्वंद आदि के कारण उत्पन्न होता है। यदि कहानीकार अपने कहानी में द्वंद्व को स्पष्ट करेगा तो वह कहानी सफल मानी जाएगी। बिना द्वंद्व की कहानी गति नहीं पकड़ पाएगी। अंत में कहानी लिखना भी एक कला है। जो इस कला को सीखने का सीधा सरल उपाय है। अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाएं, उनका विश्लेषण किया जाए, इससे कहानी लिखना सहज, आसान और कारगर होगा। अगला लेखक लिखता है कि जब मैंने पहली कहानी लिखी, चाहिए तो ये था कि मेरी पहली कहानी प्रेम कहानी होती। उम्र के एतबार से भी यह मुनासिब होता, अदब के एतबार से भी, पर प्रेम के लिए और प्रेम कहानी के लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ हो तब काम बने। भी कोई घटना घटी हो, कुछ परिस्थितियाँ हो इस तरह की, तो ही तो कहानी लिखी जाए। मैंने वही लिखा जैसे माहौल में पलने वाले सभी भारतीय युवक लिखते, अबला नारी की कहानी। हिंदी के अधिकांश लेखकों का तो साहित्य में पदार्पण अबला नारी से होता है। ये दुखांत होनी चाहिए। मैंने भी वैसा ही किया। बड़ी बेमतलब बेतुकी कहानी थी, ना सिर ना पैर, शुरू से आखिर तक मनगढ़ंत, पर चूंकि अबला नारी के बारे में थी, दुखांत थी, इसलिए वानप्रस्थी की जी को भी ऐतराज नहीं हो सका और पिताजी को भी नहीं, इसलिए कहानी कॉलेज पत्रिका में स्थान पा गई। कॉलेज की पत्रिका में प्रकाशित हो गई, छप गई। पर इसके कुछ देर बाद एक प्रेम कहानी सचमुच कलम पर आ गई। नक्सिक से प्रेम कहानी ही थी, पर किसी दूसरी दुनिया की कहानी जिसमें मैं परिचित नहीं था। तब मैं कॉलेज छोड़ चुका था, पिताजी के व्यापार में हाथ बटाने लगा था। कॉलेज के दिन पीछे छूटते जा रहे थे। आगे की दुनिया बड़ी उटपटांग बेतुकी सी नजर आ रही थी। हर दूसरे दिन कोई ना कोई अनूठा अनुभव होता था। कभी अपने घुटने छिल जाते थे, कभी किसी दूसरे को तिरस्कृत अपमानित होते देखता था, मन उठ जाता था। तभी एक दिन बाजार में मुझे दो प्रेमी नजर आए। शाम के वक्त नमूनों का पुलिंदा बगल में दबाए मैं सदर बाजार, नमूने यहाँ सैंपल व्यापार का काम था, तो उसमें जो कोई भी सामान का ऑर्डर देने से पहले सैंपल भेज दिए कि ये अच्छे हैं बुरे हैं, इनको चेक कर लो, इसके आधार पर आप ऑर्डर करोगे। मैं सदर बाजार से शहर की ओर लौट रहा था जब सरकारी अस्पताल के सामने बड़े से पेड़, नीम के पेड़ के पास मुझे भीड़ नजर आई। भीड़ देखकर मैं यूँ तो उतावला हो जाया करता था। कदम बढ़ाता पास जा पहुंचा, देखकर अंदर झांक कर देखा तो वहाँ दो प्रेमियों का तमाशा चल रहा था। टिप्पणियों पर और ठिठोलियाँ भी चल रही थी। मेरे घेरे के अंदर एक युवती खड़ी रो रही थी। कुछ दूरी पर एक युवक जमीन पर बैठा, दोनों हाथों में जमना अपना सिर थामे बार बार से कह रहा था, राजो 2 दिन और मांग खा, मैं 2 दिन में तंदुरुस्त हो जाऊंगा, फिर मैं मजदूरी करने लायक हो जाऊंगा। लड़की बराबर रोए जा रही थी, उसकी नीली नीली आंखें रो रो कर सूझ रही थी। मैं कहाँ से मांगू, मुझे अकेले में डर लगता है। दोनों प्रेमी आसपास खड़ी भीड़ को अपना साक्षी बना रहे थे। देखो बाबूजी, मैं बीमार हूँ, इधर अस्पताल में पड़ा हूँ, मैं कहता हूँ 2 दिन और मांग खा, फिर मैं चंगा हो जाऊंगा। लड़की लोगों को अपना साक्षी बनाकर कहती, यहाँ आकर बीमार पड़ गया बाबूजी, मैं क्या करूँ, इधर पुल पर मजदूरी करती हूँ, पर यह मुझे डर लगता है। इस पर लड़का तड़प पर कहता है, देखो राजा, मुझे छोड़कर नहीं जाना, इसे समझाओ बाबूजी, ये मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं इसे कहाँ ढूंढूंगा, यह मुझे डर लगता है, मैं रात को अकेली सड़क पर कैसे रहूं। पता चला कि दोनों प्रेमी गांव से भागकर शहर में आए। किसी फकीर ने उनका निकाह भी करा दिया। फटे हाल गरीबी के स्तर पर घिसटने वाले प्रेमी शहर पहुंचकर कुछ दिन तो लड़के को मजदूरी मिलती रही। पास में एक पुल था, वह पुल के एक किनारे से दूसरे किनारे पर सामान ढोता था। जिस काम के लिए उसे करनी मिलती थी, कभी किसी की साइकिल तो कभी किसी का गट्ठर। हनीमून पूरे 5 दिन चला। दोनों ने न केवल खाया पिया बल्कि लड़की ने अपनी कमाई में से जापानी छिट का छोटा सा जोड़ा भी लड़की के लिए बनवा कर दिया, जो उन दिनों 2.5 आने गज में बिका करती थी, जापानी छींट। दोनों रो रहे थे, तमाशबिन खड़े हंस रहे थे। कोई लड़की
कि नीली आंखों पर टिप्पणी करता कोई उसके ऐसे वैसे प्रेम पर। सड़क की भीड़ में खड़े लोग केवल आवाज़ें ही नहीं करते, भी इरादे भी रखते हैं। एक मौलवी जो लड़की की पीठ सहलाने लगे थे, उसे आश्रय देने का आश्वासन देने लगे थे, और प्रेमी बिलख बिलख कर प्रेमिका से अपने प्रेम के वास्ते डाल रहा था। तभी पटाक्षेप की भांति अंधेरा उतरने लगा। पीछे अस्पताल की घंटी बज उठी, जिसमें प्रेमी युवक भर्ती हुआ था, और वह गिड़गिड़ाता, चिल्लाता, हाथ बांधता लड़की से 2 दिन और मांग खाने का प्रेम आलाप करता अस्पताल की ओर जाने लगा। मौलवी जी सरकते हुए लड़की के पास आने लगे और घबराई किंग करते हुए मूड लड़की मृग शावक की भांति सिर से पैर तक कांप रही थी। नायक भी था, नायिका भी थी, खलनायक भी था, भाव भी था, वीरे भी। कहानी का अंत अनिश्चय के धुंधले में खोया हुआ था। पता नहीं क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ। मैं ये प्रेम कहानी लिखने का लोभ संवरण नहीं कर सका, लुक छिप कर लिखी डाली, जो कुछ मुद्दत बाद नीली आंखें शीर्षक से अमृत राय जी के संपादकत्व में हंस पत्रिका में छपी। इसका मैंने 8 रुपये मुआवजा भी वसूल किया, जो आज के 800 रुपये से भी ज़्यादा था। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।